दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आजीविका का इकाई 1 भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। तो हम लोग 120 प्रश्न तक कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 121, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का शुरुआत हुआ था दिसंबर 2014 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ स्थित है? तो देखिए कहाँ स्थित है, NDRI करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो देखिए आनंद गुजरात में है। आनंद क्या नाम जिला है? आनंद जिला गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न है 124, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है? तो 443 ग्राम है। ऑप्शन नंबर देखिए 459 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 459 ग्राम भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। साल में 2023-24 में भारत में 221 मिलियन टन का दूध का उत्पादन हुआ था। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़े उत्पादक है। तो भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़े उत्पादक पहले नंबर पे उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए प्रश्न नंबर हो जाएगा 125 का, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए भारत में दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा देखिए उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम दूध उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में न्यूनतम दूध उत्पादन दादर और नागर हवेली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कम से कम दूध उत्पादन दादर नागर हवेली में होता है। अगला प्रश्न है 107, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। मछली उत्पादन मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति के जनक कौन है? तो नीली क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग या MS स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन या फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हीरालाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हीरालाल। तो भारत में नीली क्रांति के जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं। वे एक भारतीय बंगाल मत्स्य वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो नीली क्रांति योजना का शुरुआत देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। प्रश्न नंबर 130 है, नीली क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीली क्रांति का प्रारंभ 1985 से 90 में हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तब तक अगला प्रश्न देखते हैं, नीली क्रांति का निम्नलिखित उद्देश्य है? तो नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना है और देखिए मशीनी एवं तकनीकी विकास करना है। ऑप्शन नंबर सी में मत्स्य कृषि को बढ़ावा देना है। तो देखिए तीनों को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी नीली क्रांति का ये पूरा उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है 132, गहन सागरीय मछली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो गहन सागरीय 192-97 में या फिर 197-98। तो देखिए गहन सागरीय मछली कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 192 से 97 के 1992 से 1997 के बीच में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजे जल मछली अनुसंधान केंद्र है? तो ताजे जल मछली अनुसंधान केंद्र है देखिए बैरकपुर में है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी, ताजे जल की मछलियों के लिए अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस संस्था का मकसद स्थायी मत्स्य उत्पादन, जलीय जैव विविधता का संरक्षण करना है।
प्रश्न नंबर 134 है केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए मुंबई में स्थित है केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत का मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में भारत में देखिए दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। मछली उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2023-24 में भारत ने 174.45 लाख टन मछली का उत्पादन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136, भारत में निम्नलिखित में से झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो देखिए भारत में झींगा मछली की राजधानी नीलोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मत्स्य नीति का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए 2020 में हुआ था मत्स्य नीति का प्रारंभ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए 10 दिसंबर 2020 को हुआ था मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत 10 दिसंबर 2020 को हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए भारत झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला निर्यात करने वाला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना हुआ था 10 जुलाई 2006 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना कहाँ किया गया था? तो देखिए हैदराबाद में किया गया था। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हैदराबाद में हुई थी। यह भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के नियंत्रण में काम करता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स एक मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए मिट्टी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 145 है वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो देखिए वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से वर्मी कल्चर का संबंध है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 146 है वीटी कल्चर के दौरान निम्नलिखित में कौन उत्पादित होता है? वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है? तो देखिए अंगूर उत्पादन होता है वीटी कल्चर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 147 है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए व्याख्या दिया है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर बागवानी की एक शाखा है जिसमें सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग और विपणन से जुड़े कार्य को किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148 है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर का उपयोग किया जाता है, फसलों की खेती के लिए एग्रोनोमी का उपयोग किया जाता है और सब्जी की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर। ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है रेशम कीट के पालन को कहते हैं क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 150 है कृषि का मशीनरीकरण करने में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो देखिए तीसरा स्थान है। कृषि को मशीनीकरण करने में भारत का स्थान तृतीय स्थान पर है।
अगला प्रश्न है कृषि मशीनरीकरण योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु सब्सिडी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि मशीनरीकरण योजना का प्रारंभ कब किया गया। तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014-15 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन की शुरुआत साल 2014-15 में हुई। इसका मकसद कृषि के क्षेत्र में मशीनरीकरण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न कौन सा है, कृषि जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ कब किया गया। तो कृषक जीवन ज्योति बीमा का योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2009 को किया गया, गांधी जी जयंती के मौके पर किया गया। अगला प्रश्न क्या है, कृषक जीवन ज्योति योजना निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो देखिए क्या है, 3 HP कृषि पंप में 6000 यूनिट बिजली बिल छूट देना, या फिर ऑप्शन नंबर 5 दिया है 5 HP कृषि पंप 7500 यूनिट बिजली बिल छूट देना। ऑप्शन नंबर सी है कृषकों को 3 HP एवं 5 HP पंप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15-16 में 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ हुआ था 2015-16 में। देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015-16 में हुई थी। यह योजना कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और देश के संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का आदर्श क्या है, तो हर खेत को पानी इसका आदर्श है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित परियोजना को शामिल किया गया है। तो क्या है, केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग वृहद सिंचाई परियोजना, मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना, या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सूक्ष्म सिंचाई योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो 2006 में हुआ था। सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में हुई थी। इसके सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय केंद्र की प्रायोजित योजना है। अगला क्या है, ग्राम उत्थान योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो ग्राम उत्थान योजना का शुरुआत हुआ था 2006-07 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है। तो ग्राम उत्थान योजना का उद्देश्य है पशुओं के नस्ल में सुधार करना, देसी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देना, और ऑप्शन नंबर सी दिया है पशुपालक कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना। तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्राम उत्थान योजना का उद्देश्य है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाकंभरी योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो शाकंभरी योजना का प्रारंभ 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 161 है, कृषि लागत मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था। तो कृषि लागत मूल्य आयोग का गठन 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि लागत मूल्य योजना का गठन 1965 में किया गया। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, लेकिन साल 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न क्या है, कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए दिल्ली में स्थित है। कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए कृषि एवं उत्पादक में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कृषि लागत मूल्य आयोग ने सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान कब किया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान देखिए 1966-67 वित्तीय वर्ष में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 165 है, कृषि लागत मूल्य आयोग ने सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फसल पर दिया था। तो देखिए कृषि लागत मूल्य आयोग ने सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के फसल पर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो व्याख्या में दिया है, कृषि लागत मूल्य आयोग ने सबसे पहले गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की थी। यह प्रणाली 1966-67 में शुरू हुई थी।
अगला प्रश्न है, कृषि लागत मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने खरीफ फसलों पर देता है? तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 14 खरीफ फसलों पर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।